एंड जोहार, आप सभी का स्वागत है। बेसिकली तौर पर जेटेट 2026 के एग्ज़ाम से रिलेटेड आज की ये पहली क्लास है जहां पर हम बात करेंगे साइंस और उससे रिलेटेड पैडागोजी को बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत करने से पूर्व हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि साइंस में हमें कितने और क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के ऊपर एक बार रूबरू करा लेते हैं और फिर इसकी आगे हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली तौर पर अगर आप साइंस की बात करते हो तो साइंस में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो आप देखेंगे कि साइंस के कुछ टॉपिक्स है और दूसरा इसका पेडागोजी। तो आज की हम चर्चा इसके सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स पर करेंगे, जहां पर हम भोजन के स्रोत, भोजन के अव्यय, इन तमाम टॉपिक्स पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड पेडागोजी कैसे क्वेश्चंस बनाती है वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की ये क्लास शुरुआत करते हैं। और मोटा मोटी अगर आप इन सिलेबस को एनालाइज करेंगे जो साइंस के अंदर है, तो मोटा मोटी आपको ये 40 के करीब टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। 40 के करीब आप टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपकी काम हो जाएंगी। जिसमें देखो कुछ टॉपिक जो है जिसमें आप उल्टा ही लेके चलो, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण है, उसके प्रकार, ओजोन परत, हरित गृह प्रवाह और इन तमाम चीज़ों पर भी। और यहाँ पर करीब 40 के आसपास आपको टॉपिक्स डिस्कस करने की ज़रूरत होती है, जिसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो ये है आपके पास कुछ टॉपिक्स जहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें तो आपको देखेंगे। इससे पहले एक टॉपिक और है भोजन, और फिर है भोजन के अव्यय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण और अम्ल, क्षारक, लवण, आसपास की वस्तुएं, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वास स्थान यानी पे वो कहाँ पर रहते हैं, पौधों की संरचना और कार्य क्या है, जंतुओं की संरचना और कार्य क्या है, और सजीवों पर पर्यावरण का प्रभाव, जैव विविधता का संरक्षण, जीवों में श्वसन कैसे होती है। ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे आप गति की बात करते हो, बल, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत उपकरण, चुंबक, प्रकाश, उष्मा एवं ताप, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, वन उत्पाद, हरित गृह प्रवाह, ओजोन परत, प्रदूषण एवं उसके प्रकार और कचरा प्रबंधन। ये 40 के करीब टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटी ये छोटी छोटी टॉपिक्स है जो आराम से आपको कवर हो जाती है। तो आज की बिना लेट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो टॉपिक्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड रिलेटेड हो। तो हम एनसीईआरटी से रिलेटेड वो तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक्स लिए गए हैं वो एनसीईआरटी को उठा करके पटक दिया गया है आपके सामने। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको लेके चलें। और आज की चर्चा में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, और वो है क्लास 6 के साइंस बुक्स से शुरुआत करने वाले हैं। और बेसिकली तौर पर इससे आपको ये आइडिया लगेंगी कि जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और ख़ास बात करके एक नॉलेज आपको दे करके जाएंगे ही जाएंगे। तो विज्ञान की शुरुआत हो चुकी है, विज्ञान की प्रकृति पर भी चर्चा करेंगे। विज्ञान क्या है, कैसे आया, इसके बारे में आपके सामने बहुत सारे चीज़ें रखी जाती हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की जो पहला जो टॉपिक्स आप देखेंगे विषय सूची में, और वो जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं भोजन, ये कहाँ से आता है और इसके बारे में आज की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप भोजन की बात करते हो, ठीक है, पहला चैप्टर भोजन। तो भोजन बेसिकली तौर पर हम खाते हैं या जंतु खाती है या पेड़ पौधे खाते हैं, बेसिकली तौर पर यही चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि ये भोजन आता कहाँ से है और इसे हम कैसे अपने पास उपलब्ध करा लेते हैं। अब इसमें खास बात करके ये है कि जो गांव घर से बच्चे हैं या खास बात करके जो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, उनका तो कहना होगा कि चलो ठीक है, खाने पेड़ पौधे से आ जाते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं शहरी बच्चा है या फिर, तो उसको ये आइडिया लगेगा कि नहीं मेरे पापा लेके आते हैं। तो खैर ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ठीक है। और लड़कियां हो तो बोलेंगी पप्पा की परी, तो वो कह सकती हैं कि हमारे अंकल दे के जाते हैं। लेकिन आज की चर्चा में हम भोजन पर बात कर रहे हैं।
इस टॉपिक्स की जब आप शुरुआत करते हैं तो खास बात करके विभिन्न खाद्य पदार्थ आपको बारे में देखने को मिलती है, जिसमें चावल, दाल, मटन वगैरह या चिकन वगैरह जो आप बेसिकली तौर पर खाते हो, ये कहाँ कहाँ से आती है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है ही। और इससे ज़्यादा आपको क्या ही इसमें नॉलेज दिया जाए, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब खास बात करके जब आप खाना बनाते हो, जैसे आप चावल बनाते हो, तो चावल बनाते वक्त आपने क्या देखा है कि हम कच्चा चावल डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, आग जलाते हैं और फिर उससे चावल बनाते हैं। तो उसमें क्या होती है, चावल पानी का कुछ मिक्सचर वो बन करके एक नया पदार्थ तैयार हो जाती है। तो उस तरीके का जो भी चीज़ बनती है हम उसको कहते हैं पदार्थों का संघटक हो रही है, या संगठकों को ही हम बेसिकली तौर पर एक भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, जैसे आप बेसिकली तौर पर क्या करते हो, चाय बनाते हो, तो चाय में चीनी भी होती है, चाय पत्ती का कुछ अंश भी होता है, पानी भी होती है, दूध भी होती है। तो उन सभी का एक मिक्सचर हम लोग चाय के रूप में लेते हैं। तो क्या किया, बहुत सारे पदार्थों का संगठक करके, मतलब एक बना करके हम लोगों को भोजन के रूप में मिलती है। तो हम बेसिकली तौर पर कह भी सकते हैं कि भोजन क्या है, तो बहुत सारे पदार्थों का संगठक रूप है जो हम बेसिकली तौर पर यहाँ पर लेते हैं। इसी चलते यहाँ पर जो एक पहला जो आप वर्ड देखेंगे, तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक टॉपिक जो यहाँ पढ़नी है वो है संगठक। ठीक है, और संगठकों को क्या कहते हैं, तो बेसिकली तौर पर जो हमने आपको बताया बस यही है, इससे ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी टॉपिक मोटा मोटी हो गई है। अच्छा, हैंग कर रही है क्या, चलो ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली तौर पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे इसमें आप इसमें मन मन में ही बोल सकते हो, बात कर सकते हो, खुद से ही चर्चा कर सकते हो। एक आधारभूत है संरचना, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम हॉल के लिए। लेकिन एक देख लो, चावल कहाँ से आते हैं, पौधे से। उड़द की दाल कहाँ से आती है, पौधे से। नमक कहाँ से आती है, समुद्र से। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। चिकन कहाँ से आती है, मसाला कहाँ से आती है, जल कहाँ से आती है। ये छोटी छोटी अवधारणाएं आपसे पूछी जाती हैं, बस इतनी ही सी बात है। ठीक है, बैगन का भरता बना रहे हो तो वो कहाँ से आती है, इसकी आइडिया आपको ऑलरेडी है। इसके अलावा आप मूंग देखते हो जिसको आप उबालते हो, सॉरी उबालते नहीं, फुलाते हैं पानी में और फिर वो अंकुरित हो करके भी हमें बहुत बार मिलती है। ऐसे चना है, अंकुरित करके हम लोग बहुत बार खाते हैं। ऐसे देखोगे आप मधु, तो वो मधुमक्खी के छत्ते से हमें आती है। तो इस तरीके की आइडिया इसमें मोटा मोटी यही चीज़ें हैं कि भोजन है तो वो कहाँ से आया, बस इसकी एक आइडिया ले लो और ये टॉपिक और चैप्टर खत्म हो जाती है। जैसे चावल है कहाँ से आया, मीट है कहाँ से आया, मधुमक्खी से या मतलब शहद है कहाँ से आया। आप देखते हो कि मस्त में चिकन फ्राई खा रहे हो तो चिकन कहाँ से आया। भाई यही है कुल मिलाकर के आइडिया पहला चैप्टर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो खास बात करके जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है तो हम इसकी एक सारांश देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनाई गई हैं वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मेन तो समरी है पूरे चैप्टर का कि क्या क्या मेन टॉपिक्स इसके अंदर थी, और खास बात करके कितने टाइप्स के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास देखोगे तो सबसे पहले अगर आप इसके सारांश में बात करते हो, समरी पे बात करते हो, तो यहाँ लिखा गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। खास बात करके अगर आप देखोगे झारखंड में देख लो, आपको अलग अलग डिशेस देखने को मिलती है। कहीं मड़ुआ का रोटी है, मकई का रोटी है, कहीं पर आप देखोगे तो कहीं इडली भी बन रही है, तो कहीं पर आप देखेंगे तो किसी क्षेत्र में जा रहे हो तो चावल बन रही है। किसी क्षेत्र में अगर आप देखोगे, आप पंजाब ले लो तो वहाँ अधिकतर रोटी की प्रबलता देखने को मिलती है। हमारे तरफ तो चावल ही ज़्यादा खाते हैं झारखंड में, है कि नहीं। तो ऐसे भी देखने को मिलती है। यहाँ तो खाने पीने की और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं पर बियर पिया जा रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो हड़िया ही फेमस है, क्या ही कह सकते हैं। तो खाने में अलग अलग विविधता हमारे पूरे भारत देश में देखने को मिलती है। दूसरी बात, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु है ना। तो हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके मुख्यतः स्रोत हमें क्या देखने को मिलती है, तो हमारी मुख्यतः स्रोत जो है वो बेसिकली तौर पर हमारे पेड़ पौधे ही देखने को मिलती है। इस बात पर हमें चर्चा करनी होती है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये भी कोई बड़ी बात है। जो आप अगर साइंस वाले बैकग्राउंड के हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बच्ची वाली चीज़ें लग रही होंगी कि भैया अगर जो साग खाता है, हरी हरी सब्जी खाती है, भैया उसको नॉनवेज से कोई मतलब नहीं है, हम उसे शाकाहारी कहते हैं। दैट सिंपल सा।
लेकिन जो भैया मांस मछली खा रहे हैं तो भैया उसके लिए सावधानी, क्योंकि हम उसे मांसाहारी कहने वाले हैं। दैट सिंपल सा लॉजिक है, दैट इनफ। और इसके उदाहरण अगर आपसे पूछे भी जाते तो भाई साहब बहुत सारे उदाहरण है, बाघ ले लो, शेर ले लो, भाई साहब यही है। इसके बाद जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये एक तीसरी बातें हैं। तो हमें तीन ही बात यहाँ देखने को मिलती है। सर्वाहारी क्या है, तो जो दोनों खाती हैं। जैसे हम लोग मनुष्य ही सर्वाहारी है, क्योंकि बेसिकली तौर पर हम पेड़ पौधे भी खा लेते हैं, जैसे मुनगा, मिरंगा, इसका पौधे, खास बात करें साग, माड़, भात भी खा लेते हैं। लेकिन इसके अलावे मीट, मछली, दूध, दही सब चबा डालते हैं, क्योंकि हम लोग हैं ही ऐसे। तो हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। तो बेसिकली तौर पर इस चैप्टर की सारांश खत्म हो जाती है, जहाँ पहला टॉपिक था कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना खाया जाता है। दूसरी बात जो हमें कहा गया कि भोजन का मुख्यतः जो स्रोत है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वो है पेड़ और पौधे। इसके अलावा कुछ जंतु भी हैं जिससे हम सोर्स या प्राप्त करते हैं, जैसे मुर्गी, इस सब तमाम चीज़ें हैं। इसमें तीन चीज़ें बात की गई हैं, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो भोजन में मेनली तौर पर पेड़ पौधे पर आश्रित हैं या उससे रिलेटेड जो पदार्थ आते हैं उससे आश्रित है। लेकिन अगर मांसाहारी की बात करेंगे तो जिसमें जंतु संबंधित भोजन हमें मिलती है, जैसे खास बात करके मीट हो गया या मछली हो गई, ये सारी मांसाहारी के अंदर आती हैं। सर्वाहारी जो दोनों प्रकार के ग्रहण करते हैं। इसके साथ 6 क्लास की फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। इससे एक अभ्यास प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिलती है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई मेन तो है कि पढ़ लिए तो क्वेश्चन भी बनानी है। और ये कोई भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं है, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो इसी का आइडिया लेकर के वो क्वेश्चंस बनाते हैं। थोड़ी लंबी कर सकते हैं बट ठीक है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? भाई बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग कुछ और खाते हैं, किसी को और खाता है, शेर कुछ और खाता है, बकरी कुछ और खाती है। दूसरा क्वेश्चन, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनमें से कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो भाई आराम से लिख सकते हो आप। आम का पौधा लिख लो, उसका फल खा लेते हैं। आप मिरंगा का पौधा ले लो, या मुनगा जिसको बोलते हैं, तो जिसको सोटी यहाँ पर बोलते हैं, तो उसका फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, पत्ती भी खा लेते हैं। ऐसे ही 5 पौधे के नाम लिख के उसके लिख लेना है, बस हो गया काम। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉलम है जो मिलाने के लिए है, जहाँ पर दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूलगोभी, गाजर, सेर एवं बाघ शाकाहारी और दूसरे तरफ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं उत्पाद है, सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। ये बच्ची वाली चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब ये नहीं जानोगे कि शेर एवं बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो तीसरा का पहला हो गया। ऐसी ही है। शाकाहारी क्या होती है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, हो गया, यानी चौथा का दूसरा। और इस तरीके से आप आराम से मिला सकते हो। जैसे दूध, दही, पनीर, घी कहाँ से आती है, सभी जंतु उत्पाद हैं। और भाई पालक, फूलगोभी, गाजर ये सारी सब्जियां हैं। ये छोटी छोटी जो क्वेश्चंस है वो आपको बड़ा बना सकती है। तो इसी के साथ हमारी पहली टॉपिक, पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप सिलेबस एनालाइज करेंगे तो हमें पहला ही टॉपिक था भोजन, है ना, और उसके अव्यय। तो भाई साहब ये दोनों टॉपिक इसी के साथ खत्म हो जाती हैं। मतलब एक टॉपिक तो भोजन खत्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास बचती है भोजन के अव्यय, उसके लिए हमें दूसरे चैप्टर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी कर लेते हैं फटाफट। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास भी रहेंगे एग्जाम हॉल के अंदर। बाघ एक क्या है, तो बाघ एक मांसाहारी है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल क्या खाता है भाई साहब, क्या खाता है, तो तोता पादप के ही उत्पाद केवल खाता है। अच्छा, जो दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस, बकरी से आती है, तो इसमें चौथा में दूध हो जाएगा। हमें चीनी कहाँ से मिलती है, तो गन्ना से मिलती है। तो ये बच्चों वाली ये सवाल बच्चों वाली तरीके से कर लेनी है। और इसी के साथ आपकी पहली चैप्टर्स कंप्लीट हो जाती है, और जो कि आपको बड़ा बनाने में काफ़ी मदद करने वाली हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं भोजन के घटक, यानी कि जिसको हम भोजन के अवयव के रूप में हमारे पास टॉपिक दिया हुआ था। तो इसी के साथ हमारी पहली 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं भोजन के घटक यानी चैप्टर नंबर 2 पर, जहाँ पर हम देखते थे कि आंध्र प्रदेश में चावल खाया जा रहा है, पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो वो कहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर हमने बहुत सारी चीज़ें चर्चा ऑलरेडी कर ली है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर विभिन्न प्रकार के भोजन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे आप देखोगे इसमें बेसिकली तौर पर टॉपिक की जब हम चर्चा करेंगे तो बस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक भोजन का पदार्थ है तो उसमें क्या क्या हमारे पास यूजफुल चीज़ें मिलती है जिससे हमारे शरीर को मदद मिलती है। जैसे चावल ले लो, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ऐसी अगर आप मछली ले लो, प्रोटीन मिल जाती है ना। तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे ही आज की टॉपिक की बात करते हैं जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें लेंगे, खाने का पदार्थ लेंगे और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से हमारे पास पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, यानी कि मिनरल्स या आप कह सकते हो विटामिन्स क्या क्या मौजूद होती हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितनी है, ये सारे टॉपिक्स हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाती है मोटा मोटी, और पूछे भी जाएंगे इसी से क्वेश्चन। अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल में डरे नहीं, पढ़े ज़्यादा नहीं, मतलब जितना पढ़ना है उतना काम कंप्लीट कर लो। तो देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो हमने कुछ पॉइंट जो मार्किंग की है उन्हीं पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं जो पूरे बुक्स का सारांश रही है। क्योंकि आप पूरे टॉपिक पढ़ने के लिए आप खुद से पढ़ लो, यहाँ क्योंकि क्लास है तो कुछ समरी वाइज ही हम यहाँ पर चीज़ें रखेंगे। जैसे पहला अगर आप देखेंगे कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। मतलब जो भी आप कच्ची सामग्री लेते हो, पालक खा रहे हो या दूध दही जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, उन सब में कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। अब इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, तो मेनली तौर पर अगर आप देखेंगे तो इनको हम बेसिकली तौर पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो इसे हम बेसिकली तौर पर इन घटकों को हम क्या कहते हैं, तो इन घटकों को हम बेसिकली तौर पर पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो जो कि हमारे शरीर को क्या करती है, स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है। हमारे शरीर में मुख्य पोषक क्या क्या उपलब्ध होती है, तो आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगी कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, यही जो चीज़ें हैं जो आपके कोई भी खाने के पदार्थ में मौजूद होती है। इसके अलावा एक और है जिसको हम रुक्षांश कहते हैं, तो खास बात करके जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बारे में तमाम डिटेल चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक हमें ये आइडिया मिल चुका है कि कोई भी अगर हम कच्ची सामग्री खा रहे हैं या कोई भी पदार्थ हम भोजन के रूप में ले रहे हैं उसमें ये कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा, किसी में केवल वही पाई जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेनली तौर पर जो हमारे पास भोजन के अंदर जो पोषक तत्व मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, इसके अलावा रुक्षांश जो हमें देखने को मिलती है, यही मौजूद है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, तंदुरुस्त रखने, खास बात करके हमें ठीक रखने और बहुत सारी चीज़ें उपयोगिता में इसकी होती है। अब हम इस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली तौर पर आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करती है। तो उसकी किसी भी पदार्थ में उपस्थिति है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग कैसे हो जाती है उस पर हम बात करेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जो बेसिकली तौर पर हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब इसी की जांच हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक क्रियाकलाप किया है। ये छोटे छोटे बच्चे ने क्रियाकलाप किया है। आप टीचर बन जाओगे तो आप खुद भी इसे करा करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप इस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है,
तो हम कोशिश करेंगे कि इस मंड की यानी कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आइए, इसका बहुत ही साधारण सा टिकाऊ आंसर है। एक आलू ले लो, उसको बीच से काट डालो और काटने के बाद आयोडीन के कुछ बिलियंस डाल दो और इससे आपको ये पता लग जाएंगी कि उसकी कलर नीला या काला रंग की हो गई है। इसका मतलब है कि उसमें मंड की, कार्बोहाइड्रेट की, शर्करा की उपस्थिति देखने को मिलती है। दैट सिंपल सी लॉजिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें की जो पॉइंट है वो आपको ऑलरेडी मार्किंग कर दी गई है। यहाँ आयोडीन है, तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए क्या उपयोगिता है, तो वो है आयोडीन का विलयन होना। और रंग में क्या परिवर्तन होता है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो है नीला और काला रंग। दैट सिंपल सा लॉजिक है। आइए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन के ऊपर, और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, इस पर भी हम लोग आगे जा करके चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन आप बेसिकली तौर पर जानते हैं कि ये हमारे शरीर में मसल्स उसल्स लाने की, कहते हैं प्रोटीन खाया, जिम जाने वाले लोगों का ये चोचला रहता ही है। तो बेसिकली तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन की उपस्थिति किसी भी पदार्थ में है या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं, और उसकी टेस्टिंग की क्या आइडिया है। तो अगर किसी भी पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं ये पता लगाना है, तो उसका बस मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण के एक साफ परख नली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीके से हिलाए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में कुछ बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो बेसिकली तौर पर यहाँ पर दो बातें आ रही हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन का जब आप टेस्टिंग करोगे तो क्या करना है कि जैसे दाल वगैरह में प्रोटीन है कि नहीं, तो उसको पीस लो। पीसने के बाद किसी में डुबा वगैरह में, गिलास वगैरह में रख लो, परख नली को छोड़ो, गोली मारो, उसमें रख के कुछ जल के बूंद डाल करके, और यहाँ पर दो पदार्थ यहाँ बेसिकली तौर पर मेंशन की गई हुई है। इन पदार्थ को भी आपको आइडिया लेकर के चलनी है। वो है कॉपर सल्फेट और दूसरा जो है कास्टिंग सोडा। ठीक है, ये जो पदार्थ है वो आपको टेस्टिंग करके बता देगा कि भैया उसमें प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। अब जरूरी ये है कि प्रोटीन उपस्थित है तो उसका रंग में क्या परिवर्तन आएंगी, तो भैया रंग में वो यही परिवर्तन करके आएंगी कि वो जो कलर है, पदार्थ का जो कलर है वो बैंगनी रंग का हो जाएगा, और इससे आपको ये पता लग जाएंगी कि उसमें प्रोटीन उपलब्ध है। तो शॉर्ट समरी में हम यही कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं, इसकी पता करने के लिए हम बेसिकली तौर पर से चूर्ण बना करके कॉपर सल्फेट ये डाल करके देखेंगे कि वो बैंगनी हो रही है या नहीं हो रही है। तो यही आइडिया आपको लेनी है। तो की पॉइंट आपको ध्यान रखनी है वो है क्या, कॉपर सल्फेट और कास्टिंग सोडा, ये दो नाम प्रोटीन के टेस्टिंग में आएंगी। इसके साथ मदद करेगा जल। तो ठीक है, इसके साथ हो गई आपकी चर्चा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक कॉलम है, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व, मंड कितनी है, प्रोटीन है या नहीं, वसा है कि नहीं, ये आप खुद से भर लो, जरूरत नहीं है बच्चा लोग को भरवाते रहना जब आप टीचर बन जाओगे। अब ये जो हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं वो है वसा की, फैट जिसकी आप बात करते हो। और मेरे में तो अभी कोई फैट नहीं, हम पतले दुबले हैं, लेकिन ठीक है, हम फैट की टेस्टिंग कर लेते हैं। फैट की टेस्टिंग बहुत ही आसान है, बच्चा वाला चीज़ें हैं, इसमें कुछ करनी नहीं है। आपको थोड़ी सी उसे मिस लेनी है, मरोच लेनी है, कुछ भी कर लेनी है, एक कागज में रखनी है, और कागज में रखते ही देखना है कि क्या उसमें तेल की कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ में वसा उपलब्ध है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि पानी की वजह से भी आपके पास कागज भींगा भींगा लगे, तो उसको सुखा के देख लो, फिर भी देखोगे कि तेल का अंश उसमें रहता ही है। तो ये सिंपल सा परीक्षण था जो बेसिकली तौर पर किया जाता है वसा के लिए, जिसमें तेल के धब्बे आपको दिखाई देते हैं कागज पे। यही है छोटी सी टॉपिक। तो 3 बातें हैं अभी तक कर ली है। आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे 3 पोषक तत्वों जो यहाँ पर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। यानी मेनली तौर पर अगर आप चर्चा करते हैं तो 3 पे तो हमने बात किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए, है ना। लेकिन इसके अलावे भी कुछ इम्पोर्टेंट घटक होते हैं
जो मौजूद होते हैं, जो हमारे मदद करते हैं, वो है विटामिन एवं खनिज लवण, है ना। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। नींबू खाया नहीं खाया, क्या मिलेगा तुमको। और इसी में यहाँ पर कुछ फोटो आपको दिया गया है, एकदम इस फोटो के एकदम जूम कर करके एक बार पढ़ लीजिएगा कि भैया किसमें क्या मिलता है। इसमें वही मिलता है जो आप बाजार में देखते हो, लेकिन उस बाजार में मिलने वाली वस्तुओं में क्या क्या घटक है, जैसे मांस आपको कहाँ से मिलती है, मछली कहाँ से मिलती है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि चलो ठीक है, हमने पदार्थ लिया, खाया पिया, हमने समझ भी लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल सब है, लेकिन ये करता क्या है। ठीक है, जैसे हम तो कह लेते हैं कि भैया हाँ ठीक है, तुम तो बाहुबली हो, लेकिन करोगे क्या, तो कहेंगे माहिष्मती में साम्राज्य बनाएंगे। तो ऐसी ही बात है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो बेसिकली तौर पर हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लो भाई, यहाँ से ठीक है, हमने एक बात तो सीखी कि कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा ही मिलती है भैया, तब तो ताकत मिलेंगी, दौड़ेंगे। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। और ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत बार गया है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा ज़्यादा कौन दे सकती है, वो है वसा दे सकती है। अगर हम मान लेते एक एक केजी का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा, फिर भी अगर 1 केजी का कार्बोहाइड्रेट है, 1 केजी का वसा है, तो वसा क्या करेंगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देने की काम करेंगी। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, अब इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और भोजन के घटक ये टॉपिक आ चुकी हैं, जिसमें हम लोगों को ये पदार्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें मक्का है, दूध है, दही है, अंडा है, फल है, टमाटर है, खीरा है, मिर्ची है, जो कुछ भी है, इसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हमें चर्चाएं देखने को मिलती है। आइए इसकी आगे की विशेषता बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रखने के लिए होती है, तो ये भी ध्यान रख लेनी है। आपको पूछे कि प्रोटीन किस में जरूरत होती है, तो शरीर की रक्षा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ये ध्यान में रखनी है ये सारी बातें को। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन भी अगर आ जाए कि शरीर वर्धक क्या चीजें हैं, कौन से वे घटक हैं जो शरीर वर्धक है, तो आप प्रोटीन को टिक लगा दोगे और इसी के साथ आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। विटामिन की अगर बात करोगे तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आंख, अस्थियां, दांत एवं मसोड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं। समझ गए, इतनी ही बात है कि प्रोटीन हमारे क्या करती है, शरीर की वृद्धि करने में, स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है। लेकिन भाई जो बीमारी से ढुसुम ढुसुम लड़ाई करता है वो है विटामिन। इतनी ही बात है जिसको ध्यान में रखनी है। अब विटामिन की जो आगे चर्चा है, जैसे हम विटामिन ए, बी, सी, डी, एल, एम, एन, ओ, पी, ऐसे बहुत सारे अल्फाबेटिक पढ़ते हैं, लेकिन विटामिन के कुछ पार्ट्स हैं जिसको आपको पढ़नी है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और इसके अलावे विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावे जो बहुत सारे विटामिन है, जैसे आप इन सारे विटामिनों के समूह को आप एक नाम जरूर देना चाहोगे, और वो है बी कॉम्प्लेक्स हम नाम यहाँ देते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारे पास विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के नाम से अलग अलग विटामिन देखने को मिलती है। बी के भी अंदर चले जाओगे तो B11, B12 या B1, B2 इस तरीके का, जैसे B2 से बेरी इस तरीके का रोग से कैसे बचाता है, ये सारा चीज़ें आप ऑलरेडी एक बार तो कभी जमाने में पढ़े होंगे। हम एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में घुसेगा, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर पढ़ो। लेकिन इन सभी विटामिन के समूह को हम क्या कहते हैं, वो है विटामिन या बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। दैट इनफ है, इतनी ही जानकारी आपको पर्याप्त बना सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे मेनली जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखनी है कि विटामिन की आवश्यकता कैसे होती है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन बना सकती है कि विटामिन की पूर्ण मात्रा में जरूरत होती है, अल्प मात्रा में, या फिर कुछ मात्रा में। तो मतलब नहीं है चाहिए ऐसा कुछ, पर यहाँ ध्यान रखनी है
कि हमें विटामिन की आवश्यकता कैसे होती है, तो अल्प मात्रा में यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, एक्सेसिबल नहीं कि भैया विटामिन ए का कमी हुआ है लाओ 1 kg खा लेते हैं, ऐसा नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोज रोज डोज लोगे अच्छा हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। लो भैया आ गया मेरा प्यारा विटामिन ए, जो क्या करती है हमारी त्वचा एवं आँखों को अच्छा रखता है। विटामिन के स्रोत ए के क्या क्या स्रोत है, पीछे हमने यहाँ फोटो देखा था, उस फोटो से आपको पूरी बात पता लग जाएगी कि विटामिन ए के क्या क्या स्रोत हैं। लेकिन हमने अभी तक ये सीखा कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को क्या रखती है, स्वस्थ रखती है। आँख को एकदम तेज करना है, दूर से दिखती हुई निगाहों में कोई लड़की दिख जाए ऐसा तेज अगर करनी है तो भाई विटामिन ए की सहारा ले लो। लड़कियों अगर तुम्हारे सुंदर सुंदर गालों को चमकानी है, त्वचा को चमकानी है, तो विटामिन ए लो, ना कि भाई बोरो प्लस ले लो। और इसी के बाद अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन सी यानी उसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमारा बाहुबली है हमारे शरीर के लिए। कौन भाई, कौन जरूरी है विटामिन, तो विटामिन हमारे सी जो रोगों से लड़ने में हमारे क्या करेंगी, मदद करेंगी। विटामिन डी हमारे अस्थियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है, यानी हरे पीले पीले दांतों को सफ़ेदी सफ़ेदी लानी है। तो भाई कैल्शियम और विटामिन डी की अधिक मात्रा में आपको ज़रूरत पड़ी, अधिक नहीं अल्प मात्रा, क्योंकि पढ़ी ही तो है अभी कि क्या चाहिए, सारे की अल्प मात्रा चाहिए। विटामिन डी हमें सूर्य से मिल ही जाती है। कैल्शियम के अलग अलग स्रोत हैं जो हमने ऊपर के फोटो में भी आप चाहो तो देख लेना, आराम से जूम कर करके देखना कि कौन कौन से हमें कैल्शियम्स मिलती हैं। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, है ना, तो भाई है ही बहुत सारे स्रोत हैं, देख लो। तुम्हें भी देख करके अगर जी में पानी आ गया, मुंह में पानी या जी में पानी, अच्छा जो भी हो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमने फास्फोरस के भी स्रोत, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। फास्फोरस, आयोडीन के क्या क्या स्रोत है, मछली, नमक, केकड़ा, उसके बाद वो अदरक, है ना। उसके बाद लोहे के कुछ कुछ स्रोत हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनाई जा सकती हैं, तो ये थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ें दी गई हैं। जैसे फास्फोरस के कुछ स्रोत है, फास्फोरस में क्या आती है, दूध आती है, फिर आपके पास केला आता है, केला के अलावे बाजरा, चावल, ये सब थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है। लोहे के स्रोत में आप देखेंगे मटन, जो लोग नहीं खाते हैं भाई खा लो, लोहा अंदर घुसेगा, ताकत मिलेंगी। सेब है, पालक है, कद्दू है, कद्दू ले लो। तो लड़के लोग को नहीं पसंद, हमको भी नहीं पसंद, मेरे भाई को नहीं पसंद, हमको पसंद। कैल्शियम के स्रोत देख लो, दूध है, अंडा है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हो। एक सेकंड के लिए, हाँ, तो बेसिकली तौर पर आप ये तमाम चीज़ें भी देखते हो जो स्रोत हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना सकती है। खैर आइडिया हो ही गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, हमने ये भी चर्चा कर ही लिया था। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण क्या है, आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आइए हम इसे सारणी में देख लेंगे 2.2 में। चलो बात की चीजें हैं, इसमें कोई इंपोर्टेंट लग नहीं रही है। यहां पर बात करोगे कि प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान देना होगा कि फिर किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक हो सकती है। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ से ज़्यादा प्रोटीन वसा या कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब ज़्यादा मिल सकती है, कोई मतलब नहीं है, किसी में कुछ मिलता है। आगे बात करेंगे। चावल अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत में से एक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट दूसरों के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है, हम यही बात कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों की जरूरत होती है, जिसे हम रुक्षांश पीछे पढ़ के आए थे। ये क्या करती हैं, बेसिकली तौर पर हमारे भोजन को पचाने में जरूरत करती है। यानी कि अगर हम बात करें आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जिसे रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं, और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे चोकला वगैरह, गेहूं का चोकला, चावल की कुछ चुकले, या आप देखोगे कि उसकी एक लेयर
उससे आप रुद्रांश का आइडिया ले सकते हो। ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। जैसे आप मक्का खाओगे तो मक्के में एक लेयर रहती है पतली पतली से, है ना, मतलब मक्का के ऊपर एक ऐसे कभी निकाल के देखना, क्या नहीं निकाले हो तो भाई क्या ही बोले हम तुम लोग को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खास बात करके आहारी रेशे के कुछ उदाहरण रहते हैं जो मुख्य रूप से हमारे खाने पीने और बहुत सारे चीज़ों को ठीक करने में हमें मदद कर देती हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग में रखनी नहीं है। कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। एक बात और भी है कि रुक्षांश जो है यानी आहारी रेशे हमारे भोजन जैसे कि और भी चीज़ें जैसे हमें कुछ ऊर्जा देती है, ये हमें कोई ऊर्जा नहीं देती है, लेकिन ये हमारे भोजन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया? तो ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करती है भैया? मदद करती है। तो एक जो बात यहाँ क्लियर कट हमें देखने को मिल रही है, तो रुक्षांश हमें एक फायदा जो जबरदस्त दे रही है और वो ये लाइन है कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करती है भैया? मदद करती है। ये वो हीरो है कि भैया सब कोई थक गए हैं, अब मैं आता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। जैसे ऐसे आपके दोस्त लोग में भी ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं। अब आते हैं भाई साहब जल की बात कर लेते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। जल की भी अपनी उपयोगिता है कि हमारे जो भोजन पच गए हैं उसको अवशोषित करने में, यानी हमारे शरीर के अंदर फिट करने में, जा 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 बॉडी के अंदर जा तब तो तुम्हारा शरीर बनेगा, ऐसा करने में कोई मदद करता है। वो है हमारे पास कौन? जल। जैसे कोई नहीं होता बड़ा भाई कि जा 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 वहाँ पढ़ ले तभी तो पास करेगा जेटेड, ऐसे कहने वाला जल है, खास बात करके खाने के रूप में। अगर हम बात करते हैं संतुलित आहार की, अरे भाई ये टॉपिक कैसे छोड़ दोगे, यही तो है जो आपसे पूछी जाती है। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ भी लिया है, केवल येलो पार्ट को पढ़ रहे हैं। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी हम सिंपली शॉर्ट टेक्निक में अगर कोई पूछे संतुलित आहार क्या है, तो एक भोजन का वो रूप जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो अल्प मात्रा में और उसके अलावे जल एवं रुक्षांश की भी उपस्थिति हो, ताकि पूर्णतः वो मिलकर के एक पर्याप्त आहार बना ले और उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। इतनी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो चीजें रखी गई हैं, जैसे एक बात जो हमसे अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फल को जब हम धोते हैं या काटते हैं या कुछ छीलते हैं तो उससे पोषक तत्वों का भी नष्ट होना देखते हैं हम लोग। तो इसका क्या क्या कारण है और इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चाएं हमारे पास होती हैं। जैसे देखो यहाँ पर पीला कलर में आप ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप रीडिंग मार लेते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, ठीक है, तो संभवतः इससे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भैया ज़्यादा ना धोना है। किसको? अब तुम लोग तो सोच रहे हो किसी को धो दे, ऐसा नहीं है। चावल दाल ये सबको थोड़ा ध्यान से धो, पोषक तत्व कम नष्ट हो, लेकिन क्या ही करें, हम लोग बिना धोए तो मन मानता ही नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जो छुई मुई हो जाते हैं, जो पकाते के दौरान भी बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी की बात करते हो, वो आसानी से गर्मी में भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये एक बात है जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई हुई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विटामिन वो कौन सा है जो गर्म होते ही छुई मुई हो जाता है, तो भाई वो है विटामिन सी, इसकी ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर अब आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा पीला कलर में लिखा हुआ है, वो भी आपको जरूरी पढ़नी है। लेकिन उससे पहले जो इधर के कुछ पार्ट्स हैं, इधर के जो आपसे पूछे गए हैं, इनमें क्या क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं
कि अगर कोई भी चीज़ों का एक्सेसिबल यूज हो जाए, यानी आप एक तरफा खाना खाएंगे तो आप में मोटापा का या बहुत सारे रोगों का यहाँ समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर आप समोसा का फेवरेट मानते हो और समोसा खाए जा रहे हो, या किसी को मोमोज पसंद है, वाह, नाम से मुंह में पानी, तो वो खाए जा रहे हैं, तो एक्सेसिबल अगर कोई चीज़ हो जाएंगी और अगर उसमें मिनरल्स वगैरह पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो भैया आपको बहुत सारे रोग का सामना करना पड़ सकता है। आ जाओ जी, अब यहाँ पर फाइनली पहुँचते हैं। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। ये एक मेन पॉइंट है कि मोटापे का क्या कारण है, तो वसा का बढ़ना, यानी तेलीय चीज का अगर आप ज़्यादा उपयोग करेंगे भाई मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा आप कद्दू लगोगे, और कद्दू वाले चचा बच्चे लोग आपको बोलेंगे। भैया इसके साथ हो गई। अब हम लोग अभाव के कारण रोग के बारे में बात करते हैं कि अगर विटामिन मिनरल्स वगैरह अगर आपको नहीं मिले तो आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि अभाव से क्या हो सकती है, तो रोग हो सकती है। आइए पढ़ लेते हैं इसकी भी जानकारी। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कुपोषण का रोग, आपने देखा होगा बच्चों को कि खाना मिल ही नहीं रहा तो वो सूख करके हड्डी हो जाते हैं, ऐसे क्या ही बोले। तो जिनको पोषक तत्व मिल ही नहीं रही है, ठीक है, मतलब वो पोषक तत्वों के अभाव में है, उनको कुछ खाने पीने के लिए मिला ही नहीं है उस तरीके का, तो उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें यही मेन पॉइंट है कि जिनको नहीं मिल रहा है उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे जिसमें कम मात्रा में मिले तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो क्या होगा, वो तो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा कि किसी को मिलबे नहीं कर रहा है तो उसको क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा एकदम पढ़बे नहीं कर रहा है तो उसका क्या होगा। जैसे हम बाद में चर्चा करेंगे, जो हल्का हल्का पढ़ रहा है तो पास करेगा कि नहीं, ज़्यादा पढ़ रहा है तो कितना नंबर आएगा। लेकिन कोई बच्चा पढ़बे नहीं कर रहा है तो उसका चर्चा यहाँ दिया है, उसको अभावजन्य रोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। अब देखो, प्रोटीन, भोजन में पर्याप्त भोजन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी कि उसका रुक जाना, वृद्धि रुक जाएगा, क्या हो जाएगा जी, प्रोटीन का यहाँ पर चर्चाएं हैं। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रोटीन के अभाव में क्या क्या हो सकती हैं, आइए जी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जी। रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी वृद्धि रुक जाना, बॉडी उडी लंबा उम्बा नहीं होगा भैया, ठेपरा हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाती है, फैक्टर हो जाती हैं। चेहरे में सूजन हो जाना, चेहरा पिचक जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेहरे का, बहुत सारे हैं। बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश आदि जैसे समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसके कारण भाई, प्रोटीन के कारण। तो ध्यान रखना कि भाई प्रोटीन की अगर आपको कमी हो गई है तो ये ध्यान रखनी है कि आप बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। अगर आपने प्रोटीन की मात्रा नहीं ली है तो कुछ रोग जैसे वृद्धि ये सब रुक सकते हैं, जो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएंगी। इतनी ही बात है। बस इसको मार्क कर लो और बस ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम उसमें इससे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ तो नहीं है और नहीं, इसमें बस इतना ही जानना था। ये जो आ गया, जिसको अगर आप अदर सोर्सेस से जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप क्लास वगैरह कहीं से कर रहे हो या टीचर वगैरह जो साइंस पे स्पेशली पढ़ा रहे होते हैं तो मेनली वो डायरेक्ट इस पे आते हैं, बकवास करने के बजाय मेरी तरीके से। लेकिन खैर ठीक है, हम भी करके यहाँ पर आ ही गए हैं। अब यहाँ का मेन क्वेश्चन बनाने का चांसेस है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनाएंगी जो चीज़ें रखी जाएंगी।